Hello friends, this is Yash sir and I welcome you all to our beautiful channel Yash sir's Charismatic Chemistry. If you remember, in our previous video we have discussed about the reaction of interhalogen compound as well as the compounds of xenon. अगर आपको याद है तो पिछली हमारी क्लास में हमने इंटरहैलोजन कंपाउंड के कुछ स्ट्रक्चर्स को देखा था और xenon के कंपाउंड्स को भी देखा था। तो आज की इस वीडियो में हम xenon के कंपाउंड के स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं। ठीक है, तो जेनॉन के कंपाउंड में जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है और कुछ इस तरह से। ठीक है, तो देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें देख मान के चलिए कि इंटर हेलोजन कंपाउंड और जेनॉन के कंपाउंड में से आपको एक क्वेश्चन तो 101% पूछा ही जाने वाला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले Xe2, इसमें जेनॉन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +2 होता है। कैसे? जी हाँ, जेनॉन के जो इलेक्ट्रॉन है दे आर मोर टुवर्ड्स दी फ्लोरीन एटम। क्यों फ्लोरीन एटम की तरफ? क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और जेनॉन में टोटल कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2। चलिए जरा स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए जेनॉन। ओके, जेनॉन का एटॉमिक नंबर कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टिन एंड जेनॉन। ओके, तो ये हो गया 2, ये हो गया 10, ये हो गया 18, ये हो गया 36 एंड दिस वन इज 54। ठीक है, तो ये क्या हो गया 54। और 54 के बाद यहाँ पे अगर आप लेना चाहें जेनॉन तो उसके पहले आपको एक इनर्ट गैस ले सकते हैं, आप क्रिप्टन ले लीजिए। तो क्रिप्टन कितना है? 36। और फिर उसके बाद का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं। तो उसके बाद क्या आ जाएगा क्रिप्टन के बाद? जी, क्रिप्टन के बाद हम लिख देंगे। अब ये देखिए, ये फर्स्ट पीरियड है, तो जेनॉन कौन सा है? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड। ओके, तो फिफ्थ पीरियड में क्या होगी? 4d10, 5s2 और ये 5p6 और यहाँ पे 5d भी होगी जो वेकेंट होगी। अब जरा चेक कीजिए, 36 प्लस 10 कितना हो गया? 46। 46 प्लस 2 48, 48 प्लस 6 54। तो ये हो गया जेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ग्राउंड स्टेट में अगर आप उसकी इलेक्ट्रॉन्स को देखें जेनॉन के, तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। और पी में कितने हैं? 6। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो इस हिसाब से तो जेनॉन कंपाउंड नहीं बना पाएगा। लेकिन होता क्या है, जब फ्लोरीन एटम अप्रोच करते हैं जेनॉन के इलेक्ट्रॉन को, और वो भी सुटेबल कंडीशन में, क्योंकि जेनॉन बहुत स्टेबल है तो जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन सुटेबल कंडीशन जैसे टेम्परेचर को बढ़ा देना, प्रेशर को हाई कर देना, ऐसे कंडीशन में जो फ्लोरीन है वो जेनॉन के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराएगा और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहाँ पे चले जाएंगे। जी हाँ, ये इन पांचों में से किसी में भी जा सकते हैं क्योंकि सबकी एनर्जी क्या है? सेम। और इसे कहते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी उन्हें ये पता होगा। तो देखिए अब क्या होगा, ये ग्राउंड स्टेट था, नेक्स्ट क्या आ गया? एक्साइटेड स्टेट। जी हाँ, मैंने बकायदा एक्सप्लेन किया है कि ये सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब ये पेयर्ड होते हैं तो बहुत स्टेबल होते हैं, और इन्हें अनपेयर कराने के लिए ही हम एनर्जी देते हैं। ठीक है, ताकि कंपाउंड बन सके। अब ये कंपाउंड क्यों बनाते हैं? जी हाँ, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी है, उसका अलग अलग यूज है जिसे हम यूज कर सकते हैं हेल्थ केयर सेक्टर में या फिर किसी और सेक्टर में। तो अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन को मैं भर देता हूँ। तो ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2, ये 2, ये 1 और यहाँ पे ये 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 ये अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल के सारे जो जो आउटर मोस्ट शेल है उसके सारे ऑर्बिटल को हमने ले लिया। तो ये देखिए, ये एक एस ऑर्बिटल है, ये 3 पी है, ये पी की 3 है और ये डी की 1 है। ठीक है, तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो आ जाता है sp3d। क्या आता है? sp3d। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि sp3d में मेजॉरिटी ऑफ जो डी ऑर्बिटल होती है वो जनरली 3d z² होती है। कौन सी होती है? 3d z²। ओके, एक्चुअली यहाँ पे एक अच्छा सा क्वेश्चन बन सकता था कि मैं आपको ही पूछ लूँ कि कौन सी ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व होती है। ओके, बट एनीवेज, जैसे कि अभी ये बता ही दिया मैंने तो फिर कोई बात नहीं। 3d z² इसमें इन्वॉल्व होती है और एक s और 3p। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d।
तो टोटल कितने स्टेरिक नंबर हो गए? जी हाँ, एक S 3P और एक D, टोटल स्टेरिक नंबर इज 5। ठीक है, चलिए तो हम देख लेते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री कैसी होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री होती है दैट इज जनरली ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल क्या होती है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो कैसे? यहाँ पे देखिए, ये हो गया एक्सी। ओके, और मैं मान लेता हूँ कि जो दो फ्लोरीन एटम है, एक्चुअली यहाँ पे अगर आप देखें स्ट्रक्चर में ध्यान से, तो यहाँ पे तीन तीन लोन पेयर है। ये देखिए, ये टोटल 3 लोन पेयर है। हम सब जानते हैं लोन पेयर वो पोजीशन ऑक्यूपाई करती है जहाँ पे रिपल्शन मिनिमम हो। तो हम सब जानते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में जो एंगल होता है, जो एक प्लेन में होता है, ये देखिए ये एक प्लेन में है जी। ये जो एंगल है ये 120 डिग्री का है। जी हाँ, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए ये पेपर पे आपने बनाया और फिर एक पेपर से ऊपर की तरफ लाया, ऊपर की तरफ मतलब आपके हेड की तरफ, तो ये एक बॉन्ड होगा और ये एक बॉन्ड होगा जिसका एंगल 90 होगा। तो टोटल 90 के इसमें 6 एंगल होंगे। कितने एंगल होंगे? 6, 3 ऊपर और 3 नीचे। और 120 के कितने होंगे? 120 के 3 होंगे और 180 का सिर्फ एक होगा। तो अब जरा देखिए, यहाँ पे 120 का डिग्री है ये पूरा 120 डिग्री। तो यहाँ पे कौन रहना पसंद करेगा? जी नो डाउट, यहाँ पे रहना पसंद करेगा लोन पेयर। लोन पेयर अकॉर्डिंग टू VSEPR थियरी। जी हाँ, मैं इसे मॉडिफाइड फॉर्म से भी बता सकता हूँ, एडवांस थियरी से भी। ओके, बट फिलहाल जब हमारा काम हो जा रहा है स्टेट बोर्ड में, तो फिर ज़्यादा डिटेल जाने की क्या ज़रूरत है। बट जहाँ पे ज़रूरत रहेगी मैं ज़रूर बताऊँगा। ये एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर और ये एक लोन पेयर यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप देखें तो अब एक फ्लोरीन यहाँ पे आ गया, एक फ्लोरीन यहाँ पे आ गया, तो ये तो क्या हो गया? लीनियर हो गया। क्योंकि आप सब जानते हैं शेप में हम लोन पेयर को इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो इसका जो शेप हो गया वो क्या हो गया? लीनियर। लेकिन जी नो डाउट, जो ज्योमेट्री होगी वो TBP ही होगी। TBP मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब इसको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्या बोलते हैं? क्योंकि देखिए, अगर हम मानते हैं कि इसको ऐसे ऊपर टच किया जाए ऐसे, तो ये देखिए ये एक पिरामिड ऊपर बन गया। जी हाँ, ये आपके प्लेन ऑफ पेपर पे ऐसा। ओके, और एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, इसीलिए ट्राइगोन हो गया। ये देखिए ये ट्राइगोन हो गया। ओके, और एक पिरामिड, ये देख रहे हैं आप, ये ऊपर की तरफ, ये देखिए। और ऐसी एक पिरामिड आप चाहें तो इधर नीचे की तरफ भी बना सकते हैं, ये देखिए ऐसे। तो ये क्या बन गया? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कंपाउंड XeF4। XeF4 तो सेम वही चीज लेंगे वापस। यहाँ पे देखिए, अब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए? अब हमें चाहिए 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो अब करना क्या होगा कि ये जो मैंने यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन रखा है इसे हटाना होगा। ठीक है, तो अब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे? आप सिंपली आप खुद भी बता सकते हैं, टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन अब चाहिए होंगे 4। तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन लाने के लिए अब एक और एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी। आई होप आप समझ सकते हैं। ओके, और एक एक्साइटेड स्टेट आने से होगा क्या? और एक एक्साइटेड स्टेट आने से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे और फिर तब हम काउंट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। फिलहाल के लिए तो ये सब की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इन्हें मैं थोड़ा सा यहाँ से हटाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे ये था फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। कौन सा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब नेक्स्ट आ जाते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन, अब इसमें एक अनपेयर्ड है और दो पेयर्ड है। एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। और अब आप क्या करा सकते हैं? इन दोनों में से किसी को भी एक्साइट करा सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने इधर एक्साइट कर दिया क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे था, और ये एक दूसरा आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ऑब्वियसली इसके लिए भी एनर्जी लगेगी
क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्टेबल होते हैं तो एनर्जी मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी कहाँ से आने वाली है। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन को चेक करो। जी हाँ, वो बातें तो रहेंगी, बेसिक देखिए केमिस्ट्री में हर जगह लगता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो आया है ये इनमें से कहीं पे भी जा सकता था। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये आ गया sp3d2। क्यों? एक ये s ऑर्बिटल, ये एक s ऑर्बिटल, फिर उसके बाद कौन सी? जी हाँ, 3p और 2d वाली ऑर्बिटल, तो sp3d2। जिन नहीं पता है एक बार फिर मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपके ये 2 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो था इसने जंप किया यहाँ पे, ऑलरेडी यहाँ पे तो एक था ही। मैं ऐसे मान लेता हूँ कि पहले एक इधर था, तो ये जंप किया। अब जरा देखिए, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? ये एक s ऑर्बिटल हो गई। जी मैं कलर करके दिखाता हूँ, ये एक s ऑर्बिटल हो गई, ये p के 3 हो गए, 3, और ये d की 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d2। तो अब कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी? टोटल 6। ओके, चलिए तो उसे हम देखने की कोशिश करते हैं। तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी और हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम होगा sp3d2। ओके, और हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो ज्योमेट्री है बेसिकली वो हम बॉक्स से दिखाते हैं। ये देखिए, और सबके अंदर होगा एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये हर एक का sp3d2। ठीक है, ऐसे क्या हो गया? ये sp3d2 एग्जैक्टली। और तो ऐसे सारी sp3d2 ही होगी, ये भी sp3d2 ही होगी, ये भी sp3d2 ही होगी, सारी 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 क्या होंगी? sp3d2। ओके, लेकिन क्या सारे अनपेयर्ड थे? जी नहीं, टोटल जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो सिर्फ और सिर्फ 4 थे। तो ये पेयर्ड है। ठीक है, जिन्हें नहीं याद है मैं उन्हें दिखा सकता हूँ अभी भी। ये देखिए, टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे? ये एक और ये एक। ठीक है, अब चाहे तो ये एक्साइटेशन वाला यहाँ से ऐसे दिखा सकते हैं और इसे इरेज कर सकते हैं। तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ। ये देखिए, इसे इरेज कर दिया। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम अपने ज्योमेट्री पे। तो जब भी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री आती है ऑक्टाहेड्रल। कौन सी? ऑक्टाहेड्रल। और थोड़ा डिटेल में जाए तो मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि इसमें जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है जनरली sp3d2 में, तो एक होती है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और दूसरी होती है dz स्क्वायर। आपको पता होगा d ऑर्बिटल में, d सब ऑर्बिट में 5 ऑर्बिटल होती है, dxy, dyz, dzx एंड dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ठीक है, ये ऑर्बिटल। सर इतना सब ऑर्बिटल भी पता होना चाहिए? जी, सीईटी देंगे तो आपको पूछा जाएगा। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में 2 लोन पेयर आ जाएगा। तो पहले तो मैं ऑक्टाहेड्रल ही आपको बना के दिखा देता हूँ। ये एक्सी हो गया, ये एफ हो गया, ये एफ हो गया, यहाँ पे एफ हो गया, यहाँ पे एफ हो गया, और यहाँ पे मान लीजिए लोन पेयर है, और यहाँ पे लोन पेयर। अब जरा देखिए, ऑक्टाहेड्रल में जो सारे एंगल होते हैं ना वो 90 डिग्री होते हैं। ये जो इसके 2 फ्लोरीन के बीच का आप एंगल देख रहे हैं ये 90 डिग्री, ये भी कितना है? 90 डिग्री। ये एंगल भी कितना है? 90 डिग्री। ये एंगल भी कितना है? 90 डिग्री, सारे 90 डिग्री। और फिर ये जो मान लीजिए ये पेपर के प्लेन, मतलब ये पेपर के ऊपर आपने बना लिया, सेंटर में एक जेनॉन को रख दिया और पेपर पे ही फिर फ्लोरीन बना दिए, कितने? 4। लेकिन जो लोन पेयर है आपने उसको एक को ऊपर और एक को नीचे रखा। क्यों ऐसे रखा? ताकि लोन पेयर के बीच का एंगल 180 रहे। आप देख सकते हैं ये जो एंगल है ये 180 है, ताकि उनके बीच में रिपल्शन एकदम कम, वरना तांडव हो सकता है, रिपल्शन होगा तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। चलिए, तो ये था ज्योमेट्री। अब ये ऑक्टाहेड्रल कैसे दिखता है वो मैं आपको बता देता हूँ जरा। ठीक है, तो उसके पीछे देखिए सिंपल सही है, ऐसा स्ट्रक्चर है। ये हो गया प्लेन पे, ये एक, ये दो, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, ये देखिए। तो ऊपर अगर आप देखें तो ऊपर टोटल कितने फेस बन गए? 4। आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये एक बन गया, ये, ठीक है, ये एक ऐसे, ये ऊपर वाले फ्लोरीन ने इसे अटैच किया, फिर ये वाले फ्लोरीन ने ऐसे अटैच किया। चलिए ग्रीन वाला हटा देते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये देखिए ये एक फेस हो गया। ओके, अब ऐसे ही इससे बनाता हूँ, ये दूसरा फेस हो गया। अब ये देखिए ना, ये एक सामने बना है, तो ये कौन सा हो गया? तीसरा। और ऐसे जैसे तीसरा बना है इसके पीछे एक चौथा बनेगा, ऐसे ही 4 नीचे। तो ये हो गया ऑक्टा। ऑक्टा मतलब 8, ऑक्टाहेड्रल।
ऑक्टाहेड्रल, बट हमको पता है, ये तो मैंने आपको बताया ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों काउंट होते हैं जी। लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों काउंट होते हैं। लेकिन अब हम किसकी तरफ जाने वाले हैं? अब हम जाने वाले हैं शेप की तरफ। तो शेप इसका क्या होगा? शेप इसका होगा स्क्वायर प्लेनर। क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर। कैसे? ये देखिए, अब ये जो फ्लोरीन है, ये लोन पेयर को आप मत देखिए, जो लोन पेयर है उसे मत देखिए। अब सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है सेंट्रल एटम और उसके सराउंडिंग में जो दूसरे बॉन्ड पेयर है, मतलब फ्लोरीन के साथ जो बॉन्ड बना है उसका अरेंजमेंट कैसे है। तो ये फ्लोरीन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये सब पेपर के ऊपर है, और ये पेपर के ऊपर, सॉरी, ये पेपर के प्लेन के ऊपर है, और ये पेपर के प्लेन के ऊपर, और ये पेपर के प्लेन के नीचे। तो इनको तो आपको देखना ही नहीं है, बस आप इनको देखिए। ये देखिए, ये क्या बन गया? ऑलमोस्ट स्क्वायर, और एक ही प्लेन में है, इसीलिए स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर कैसे? पूरे एक्स एक्सिस में ही है ना। ये देखिए, मान लीजिए ये आपका पेपर था, ये आपका पेपर, तो पूरा इस पे ही तो आ गया, ये एक्सी एफ एफ एफ, इसीलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। हाँ, लोन पेयर भी थी, लेकिन ये ऊपर और नीचे थी, लेकिन हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये था एक्सी एफ फोर का शेप और उसकी ज्योमेट्री। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ, दैट इज एक्सी एफ सिक्स। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार एंट्रेंस में भी ये पूछा जा चुका है। तो एक्सी एफ सिक्स भी हमको दिखाना है, तो आपको वो दिखा देते हैं। अब चलते हैं अपने उसी हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट पे, क्योंकि हमको पता है कि हमें दिखाना है अब टोटल कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, अब दिखाना है टोटल 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन थे टोटल। टोटल कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन थे? 4। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट हो गया था, अगर आपको याद हो, तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे आपने बनाया, ये भी यहाँ पे चला गया था, तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे। अब जो नेक्स्ट है वो है थर्ड एक्साइटेड स्टेट। कौन सी एक्साइटेड स्टेट? थर्ड। तो यहाँ पे ये 2 और ये इलेक्ट्रॉन और मोल, बाकी के सारे रूल पीछे जैसे ही रहेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ने एक्साइट कर दिया, और आप जानते हो अब तीनों की एनर्जी सेम है, ये तीनों की एनर्जी सेम है, तो इसमें से किसी में भी जा सकता है। तो ये हो गया 1 2 3, और ये यहाँ पे। तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। देखिए, 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। आपने नहीं देखा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6, और टोटल कितने फ्लोरीन एटम हैं? जी हाँ, 6। एक्सी एफ सिक्स में 6। इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन आप चेक करें तो टोटल कितनी ऑर्बिटल हो गई? एक एस, 3 पी और डी की भी 3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन अब हो जाएगा sp3d3, sp3d3। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि sp3d3 में, sp3d3 में जो ज्योमेट्री आती है वो आती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या आती है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब वो कैसे, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक्सी है, एफ है, 6 है, और उसके साथ एक लोन पेयर भी है। क्या है? लोन पेयर। तो ये देखिए, एक्सी ले लिया मैंने, यहाँ पे एफ, यहाँ पे एफ, ये एफ, ये एफ और ये एफ। ठीक है, और ये ऊपर जो है ये एफ, और ऐसे ही नीचे भी एफ रखते हैं, लेकिन अब अपने पास तो 6 ही एफ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, तो पेंटागन कैसे बना वो बताता हूँ मैं आपको। इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये देखिए, ये देखिए, ये बन गया पेंटागन। मान लीजिए ये वही आपके पेपर के प्लेन के ऊपर ही है। ये मान लीजिए आपका जो पेपर का प्लेन है वो कुछ ऐसे है, तो उसी के ऊपर आपने इसे बना दिया, और ये एक फ्लोरीन को आपने ऊपर बना दिया, और ये एक नीचे। तो यहीं पे मान लीजिए मैं ये फ्लोरीन को ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ पे नीचे जो है, नीचे ये एक कोई बॉन्ड पेयर है, बट फिलहाल यहाँ पे तो बॉन्ड पेयर है नहीं, क्योंकि अपने पास फ्लोरीन है नहीं। तो यहाँ पे लगाना होगा अपने को एक लोन पेयर, जो मैं अभी अटैच कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये लोन पेयर आ गया। ठीक है, ऐसे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्लेन ऑफ पेपर में उनके बीच में एंगल होता है 60 डिग्री, और जो ऊपर होता है इसके और इसके बीच में एंगल होगा 90 डिग्री। हालांकि ये इस पे अपीयर नहीं हो रहा है, ये इस पे अपीयर नहीं हो रहा है, बट आप जैसे इमेजिन कीजिए कि ये पेपर के ऊपर, और एक जस्ट ऐसे परपेंडिकुलर आपने ऐसे पेंसिल, सपोज ऐसे ऐसे एक पेंसिल आपने
पेपर के थ्रू पास कर दी, ठीक है। तो ये 90 डिग्री पे होता है। अब इसका जो ज्योमेट्री होना चाहिए था वो होना चाहिए था पेंटागोनल पिरामिडल, पेंटागोनल पिरामिडल। जी मैं शेप की बात कर रहा हूँ, ज्योमेट्री ज्योमेट्री जो होगा वो पेंटागोनल बाय पिरामिडल होता है। कैसे? ये पेंटागन हो गया, ये देखिए ऊपर पिरामिड बनेगा एक, ये देखिए ये बन गया ऊपर पिरामिड, ऐसे ही एक पिरामिड नीचे बनेगा, इसीलिए इसे कहते हैं पेंटागोनल बाय पिरामिडल। जी मैं वापस बोलता हूँ, ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ। और जब हम शेप की बात करेंगे तब इस लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे, और जब लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे तो सिर्फ कौन सा पार्ट काउंट होगा? ऊपर का। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसे पेंटागोनल पिरामिडल होना चाहिए था। लेकिन देखिए मिलता क्या है, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा जाता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाइडल, मतलब ये ऑक्टाइडल की तरह हो गया, और ये देखिए ये ऑक्टाइडल की तरह हो गया, आपने जो अभी पढ़ा था। और वहीं पे एक बीच में क्या आ जाती है, लोन पेयर, इसीलिए ऑक्टाइडल की तरह एग्जैक्टली ये नहीं हो पाता। चलिए इसके स्ट्रक्चर को भी मैं थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाइडल की तरह साइड में दिखाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये हो गया जेनॉन, तो पहले 6 फ्लोरीन को तो कुछ ऑलमोस्ट ऐसा अटैच करेंगे, राइट। पहले 6 फ्लोरीन का जुगाड़ बना ले कुछ ऐसा। ओके, तो यहाँ पे एक फ्लोरीन, 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 बट बीच में ही आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसा होना चाहिए था वैसा होता नहीं है, और एक लोन पेयर आ जाता है, और जिसकी वजह से जो जो पहले ऑक्टाहेड्रल बन रहा था अब वो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब। ओके, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्ट होना मतलब उसके स्ट्रक्चर में कुछ खामियां आना, तो खामियां वाला ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ये क्या हो गया? शेप। और जो इसकी ज्योमेट्री थी वो मैंने आपको बता दी थी, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे, दैट इज XeO3। XeO3 मतलब आप देख रहे हैं टोटल कितने ऑक्सीजन आइटम है, 3 ऑक्सीजन आइटम है। तो अब अपने को कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे? टोटल 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्यों 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन? जी हाँ, एक ऑक्सीजन आइटम 2 बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? एक ऑक्सीजन आइटम 2 बॉन्ड बनाता है। तो चलिए देखते हैं फिर से, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने हाइब्रिडाइजेशन देखा था, तो उसे देख लेते हैं फटाक से। ये देखिए आ गया फिर, तो ये देखिए 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन अभी भी मौजूद है, तो ये एक लोन पेयर और ये 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा वो सिर्फ sp3 आएगा। क्या आएगा? sp3। क्यों sp3? हम इसे काउंट करने वाले नहीं है, विल नॉट काउंट बिकॉज दीज विल बी फॉर्मिंग पाई बॉन्ड। याद रखिएगा, इसे हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या बनाते हैं? जी हाँ, ये बनाते हैं पाई बॉन्ड। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपने देखा ये सिग्मा बनाएगा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये किससे ओवरलैप होगा? जी हाँ, ऑक्सीजन से। कैसे? आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 2s2 2p2। तो अगर आप ऑक्सीजन में देखें, ओके, ऑक्सीजन का 2p4 होगा क्योंकि 8 होता है उसका एटॉमिक नंबर। तो ये 2 3 और ये 4, ऑक्सीजन में आप देख रहे हैं टोटल कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 2। तो एक बनाता है सिग्मा और दूसरा बनाता है पाई। तो ये देखिए ऐसे टोटल कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे? 3। तो 3 सिग्मा बनेंगे, तो यहाँ पे ये सिग्मा बनाएंगे, और बचे क्या? ये 3 पाई, 3 ऑक्सीजन आइटम, ये एक ऑक्सीजन आइटम है, ऐसे 3 होंगे, ठीक है। तो टोटल 3 पाई बॉन्ड बन जाएंगे और 3 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है। आप याद रखना जो पाई बॉन्ड बनेगा वो किससे बनेगा? ये ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल है। जी हाँ, ये ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल है? 2p। ओके, और ऑक्सीजन का जब 2p ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन का जब 2p ऑर्बिटल है, एक तो सिग्मा बना रहा है और दूसरा क्या बना रहा है? पाई। जी हाँ, मैं पाई वाले की बात कर रहा हूँ। तो ऑक्सीजन का 2p है, और अगर आप जेनॉन का देखें तो जेनॉन का देखिए कौन सा है, कौन सी ऑर्बिटल है? आपको यहाँ पे मैं ऊपर दिखा देता हूँ कि ये 5d ऑर्बिटल है। कौन सी ऑर्बिटल है? 5d। ये देखिए ये 5d ऑर्बिटल है। आई होप आपको समझ में आएगा। तो जो बॉन्ड बनते हैं वो p पाई d पाई बॉन्ड बनते हैं, मतलब ऐसे बॉन्ड जो p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना हुआ है, the one which is formed by the overlap of p orbital and d orbital। ओके, तो इस बॉन्ड को बोलेंगे p पाई d पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ऐसे कितने p पाई d पाई बॉन्ड होंगे? 3 होंगे, क्योंकि 3 ऑक्सीजन आइटम है, और सिग्मा तो सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाते हैं। तो पाई बनाएंगे कौन? जो हाइब्रिड में पार्ट नहीं लेते, तो ये पाई बॉन्ड होंगे। और कौन से पाई बॉन्ड? जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट,
पी पाई डी पाई। अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं किसके, XeO3 के। तो यहाँ पे देखिए ये ज़ेनॉन हो गया, ओके, और ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन, ठीक है। और ऊपर यहीं पे मैं बना दूंगा एक उसकी लोन पेयर, ये देखिए लोन पेयर, ठीक है। और इसका ज्योमेट्री अगर आप देखें तो इसकी जो ज्योमेट्री आती है वो आती है टेट्राहेड्रल, ठीक है। ज्योमेट्री क्या आती है, टेट्राहेड्रल, ओके। अब शेप बताइए। जी, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक लोन पेयर आ जाता है तो उसका जो शेप हो जाता है वो पिरामिडल हो जाता है। अगर आपने 11th स्टैंडर्ड पढ़ा होगा तो आपको याद होगा अमोनिया का केस। जी हाँ, इसका भी शेप क्या हो जाता है, पिरामिडल, क्योंकि शेप में हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते। तो ये देखिए ये आपको ऑलमोस्ट पिरामिड की तरह दिखेगा, ठीक है, ऐसे, ओके। और टेट्राहेड्रल कैसे, ये देखिए ये टेट्राहेड्रल, ऐसे मैं दिखाना चाहूँ तो ये एक्सी, यहाँ पे लोन पेयर, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन। जी हाँ, कुछ एलियन जैसा दिख रहा होगा आपको ये। तो ये देखिए पहले तो 3 ये ऑक्सीजन एटम ये ऐसे आपस में अटैच है, ठीक है, ये बेस बन गया मान लीजिए। फिर एक ऐसे, एक फेस, दो फेस और एक पीछे, तो ये एक फेस हो गया, ये दो फेस हो गया, ये तीन हो गया। और जैसे 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 ये एक बना है ऐसे एक पीछे भी बनेगा ये ऑक्सीजन के, ठीक है ना, ऐसे। तो टोटल 4 फेस बनते हैं इसमें, और इसीलिए इसे कहा जाता है टेट्राहेड्रल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ, दैट इज XeOF4। तो XeOF4 में आपको चेक कर लेना होगा कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो देखिए ऑक्सीजन एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और एक पाई बनाएगा, एक सिग्मा और एक पाई, और अब फ्लोरीन चारों पाई बनाएगा। टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 6, वापस 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फिर हम देखते हैं अपना वही वाला हाइब्रिडाइजेशन वाला सेगमेंट, ठीक है, क्योंकि उसमें हमने 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी दिखा दिए थे। तो देखिए यहाँ पे भी अब 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अब इसमें पाई बॉन्ड कितना बनने वाला है, सिर्फ एक। पाई बॉन्ड कितना बनने वाला है, सिर्फ एक। तो आप सिर्फ इस एक को काउंट कीजिए, आप इस सिर्फ एक को काउंट कीजिए पाई बॉन्ड में। क्यों सर, पाई बॉन्ड में यही एक क्यों काउंट होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन एटम एक ही है और ऑक्सीजन एटम ही क्या बनाता है, पाई बॉन्ड। और हाइब्रिडाइजेशन में अब अगर आप जाके देखें तो अब ये ऑर्बिटल भी दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे, ये वाली ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होंगी। जी हाँ पूरा। तो ये हो गया पहले sp3 और ये 2d की, तो sp3d2 क्या हो जाएगा, sp3d2, और एक पाई बॉन्ड भी होगा, ठीक है। तो टोटल कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए थे हमें, टोटल कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, जी हाँ फ्लोरीन के लिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे मोलिकुलर फार्मूला देखें तो XeF4 है, मतलब 4 फ्लोरीन और एक ऑक्सीजन एटम। तो अगर आप यहाँ पे चेक करें तो एक ऑक्सीजन है और 4 फ्लोरीन है, तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन के लिए चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन किसके लिए चाहिए, ऑक्सीजन के लिए। तो मान लीजिए ये जो 4 हो गए, ये 4 अलग कलर से दिखाता हूँ मैं, ग्रीन ले लेता हूँ, ग्रीन, ओके। तो ये जो 4 है ये तो किसके लिए यूज हो जाएंगे, ये किसके लिए यूज हो जाएंगे, फ्लोरीन के लिए। लेकिन ये जो दो बचे हुए हैं ये किसके लिए यूज होंगे, ऑक्सीजन के लिए। इसमें से एक सिग्मा होगा और एक पाई, तो इसीलिए इसको जो मैं अभी आपको एक अलग कलर से दिखाता हूँ इसको हम यूज करने वाले नहीं, क्योंकि ये किसके लिए यूज होगा, जी हाँ ये पाई बॉन्ड के लिए यूज होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, एक S, 3P और एक सॉरी 2D, तो sp3d2, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब स्ट्रक्चर देखते हैं। जी मुझे पता है काफ़ी कंजेस्टेड हो गया है, बट कैसा है बार बार अगर ऐसे मैं हाइब्रिडाइजेशन लिखूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो उसको काफ़ी लंबा समय लग सकता है, ठीक है। और चीज़ें आसान है तो यहीं पे बता देते हैं। तो ये देखिए XeOF4 हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, ओके। तो अब यहाँ पे ये Xe ले लेंगे, यहाँ पे ये फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक नीचे लोन पेयर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फ्लोरीन, यहाँ पे भी फ्लोरीन, यहाँ पे भी फ्लोरीन और यहाँ पे भी फ्लोरीन, ठीक है। तो ये देखिए ये आपके पेपर के प्लेन में और ये ऊपर,
ये देखिए ऐसे, ठीक है। और अगर आप लोन पेयर को ना काउंट करें तो ये बन जाएगा आपका शेप। तो ज्योमेट्री इसकी क्या हो गई, ज्योमेट्री की जब आप बात करते हैं तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, जी हाँ ऑक्टाहेड्रल। और जब शेप की बात करेंगे तो शेप क्या आ जाएगा, बताइए शेप क्या आ जाएगा, जी हाँ शेप आ जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। क्या आ जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। पिरामिडल कैसे, आप देख रहे हैं ना ऊपर पिरामिड बना हुआ है और ये स्क्वायर, तो ये देखिए ये स्क्वायर हो गया और ये देखिए ये ऊपर पिरामिड बन गया। तो इसीलिए इसे कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल। और ये सब कुछ था जो हमने पढ़ा किससे रिलेटेड, जी हाँ ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ इंटर एलोजन कंपाउंड। अब उसके बाद उसके प्रिपरेशन को देख लेते हैं। तो ये देखिए आप यहाँ पे प्रिपरेशन, पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनॉन फ्लोराइड इज डिफरेंट ऑक्सी फ्लोराइड। अगर आप जेनॉन फ्लोराइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिलेगा। टेम्परेचर भी मैटर करता है, अगर 80 डिग्री सेल्सियस पे आपने किया तो जेनॉन ऑक्सी फ्लोराइड मिलेगा, जेनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड, और ये 2HF के साथ। और फिर XeF6 का हाइड्रोलिसिस किया तो वो दे देगा XeOF4, जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, ठीक है, और वो भी HF के साथ। आगे देखिए रिएक्शन ऑफ xenon oxyfluoride with SiO2 और हाइड्रोलिसिस इज xenon डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड। तो ये देखिए xenon ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। आप इतना याद रखिएगा कि अगर एक ऑक्सीजन है तो हम सिर्फ ऑक्सी बोलेंगे, बट अगर उससे ज्यादा ऑक्सीजन हो गए तो डाइऑक्सी बोलेंगे, और फ्लोरीन का नंबर तो हम मेंशन करने वाले हैं। तो ये जेनॉन ऑक्सी फ्लोराइड हो गया जिसको SiO2 के साथ रिएक्ट किया तो इसने दिया जेनॉन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड, ठीक है, डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड विद सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड। और यहाँ पे देखिए जेनॉन ऑक्सी फ्लोराइड को वाटर के साथ रिएक्ट किया तो इसने दे दिया जेनॉन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड, वापस वही कंपाउंड, और यहाँ पे 2HF। आप बैलेंसिंग भी देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में टोटल 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन, और फ्लोरीन के नंबर आप देखें तो 4 है तो 2 यहाँ पे तो 2 यहाँ पे, ये था। अब इसका नाम देखिए जेनॉन मोनो ऑक्सीफ्लोराइड, क्योंकि एक ऑक्सीजन है और 2 फ्लोरीन है और एक जेनॉन, तो जेनॉन जेनॉन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड। तो ये देखिए जेनॉन हो गया, डाइऑक्सी मतलब 2 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन। अब इसका नाम क्या होगा, जेनॉन ट्राइऑक्सी डाइफ्लोराइड, ट्राइऑक्सी डाइफ्लोराइड। और इसका नाम क्या होगा, जेनॉन डाइऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। टेट्राफ्लोराइड की स्पेलिंग याद रखिएगा, FLUORIDE होता है, FLUORIDE। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि FLORIDE लिखते हैं। और ये देखिए ये सारे यूजेस हैं, और इस ये आपको बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं जनरली बोलूँ तो बोर्ड एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन है, इनर्ट गैस का फेवरेट क्वेश्चन, ओके, जो कि पूछा जाता है एंट्रेंस में, सॉरी स्टेट बोर्ड एग्जाम में। ओके, एंट्रेंस में भी वैसे पूछ लिया गया, अगर आपका प्रीवियस ईयर नीट के पेपर देखा जाए तो उसमें पूछा गया है, तब नीट अलग नाम से होती थी, इसे हम AIPMT और ये कहते थे। मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन इज यूज फॉर आर्टिफिशियल ब्रीदिंग ऑफ अस्थमा पेशेंट। याद रखिएगा इसका कंटेंट याद रखिएगा, मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन इज यूज फॉर रेस्पिरेशन ऑफ सी डाइवर्स। ये देखिए फॉर फिलिंग बलून्स अ मिक्सचर ऑफ हीलियम 85% एंड हाइड्रोजन 50% इज यूज। क्यों, क्यों हाइड्रोजन ज़्यादा नहीं होता जबकि हाइड्रोजन लाइटर है, जी हाँ ज़्यादा हाइड्रोजन होगा तो वहाँ पे चांसेस है फायर के, ठीक है। ये जनरली उसकी बात कर रहे हैं, जो बलून देखते हैं ना आप, ऊपर की तरफ उठते हैं, ओके, वो बच्चे उसे काफ़ी पसंद करते हैं। हीलियम इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इनर्ट एटमॉस्फेयर रिक्वायर्ड फॉर वेल्डिंग पर्पज एंड मेटलर्जी ऑफ सम मेटल, ओके। मेरे ख्याल से ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप खुद से भी कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यूजेस है, बस आपको बोलते हैं कि याद रखना है, की पॉइंट्स बना के आपको याद रखना है, ठीक है। इनर्ट एटमॉस्फेयर क्यों, क्योंकि अगर दूसरी गैस रहेगी ऑक्सीजन और ये, तो हमारे जो मेटल है उससे रिएक्ट कर लेगी, ठीक है। आगे देखिए लिक्विड हीलियम इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर रिसर्च। जी हाँ लो टेम्परेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्रायो सर्जरी में इसका यूज होता है। क्रायो सर्जरी मतलब अगर कोई ट्यूमर वाली सेल है तो उसे ठंडा करके डिस्ट्रॉय किया जाता है, और लिक्विड हीलियम ठंडा करके उस सेल को डेड कर देती है। इन लो टेम्परेचर गैस थर्मोमेट्री फॉर प्रोडक्शन ऑफ लेजर। लो टेम्परेचर थर्मोमेट्री में इसका लेजर बनाने में यूज होता है। थर्मोमेट्री मतलब एक स्टडी होती है जिसमें हम हीट एनर्जी को लो करके, ओके, थर्मोमेट्री मतलब मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर रिलेटेड स्टडी होगी, ओके, आप डिटेल में गूगल पे डाल दीजिएगा आपको मिल जाएगा।
नेक्स्ट इज व्हाट, यूज टू प्रेशराइज फ्यूल टैंक ऑफ लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट। ओके, तो ये जो लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट होते हैं उनमें प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इनर्ट गैसेस का। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, इनर्ट गैसेस जैसे हीलियम और नियॉन है, ये कंटेनर से इजीली बाहर निकल जाती है क्योंकि इनका साइज इतना छोटा होता है। ठीक है, तो इसीलिए इनको एक स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल में रखा जाता है, जैसे मोनल मेटल और ये सारे, मतलब आपके लेवल पे तो आप याद रखिए कि एलॉय होते हैं वो स्पेशल टाइप के, यूज एज शील्डिंग गैस फॉर आर्क वेल्डिंग। वही वही इनर्ट एटमॉस्फेयर रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए प्रोटेक्ट करता है और हम कहते हैं शील्ड गैस। ओके, इन सुपरसोनिक विंड टनल्स, सुपरसोनिक विंड टनल्स। ओके, आगे देखिए। जी हाँ, यहाँ पे एक एक शब्द है, जैसे सुपरसोनिक है तो उसका हिंदी जो एग्जैक्टली है दैट आई डोंट नो। सुपरसोनिक हिंदी प्लीज यू जस्ट रिफर टू गूगल सो विल कम टू नो। बाकी आप ऐसे याद रखना कि सुपरसोनिक विंड टनल में यूज होता है। विंड टनल वो होते हैं जैसे कि आपको पता होगा, जिसे हवा आती है, इफ यू रिमेम्बर दी तमिलनाडु इज द विंडेस्ट प्लेस, तो वहाँ पे विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो वैसे ही विंड वाले टनल यूज होते हैं। हीलियम न्यूक्लियस इज यूज्ड एज बम्बार्डिंग पार्टिकल फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटम। ये जनरली हमने सब डिटेल में पढ़ा है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में 11th स्टैंडर्ड में। ठीक है ना, बम्बार्डमेंट उससे कैसे चेंजेस होते हैं वो सारे। यूज्ड फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जी हाँ, एमआरआई के लिए भी यूज होता है ये, आपने सुना होगा एमआरआई निकालने के लिए डॉक्टर ने बोला है। तो ऐसे अब ये सारे यूजेस खुद ही पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं सोचा था मैंने कि इसको डिटेल में पढ़ाएंगे, बट आप जैसे देख रहे हैं कि लेक्चर का जो टाइम है वो ज़्यादा हो रहा है और बहुत सारे बच्चों की ये रिक्वेस्ट होती है कि सर लेक्चर जितने कम टाइम का होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, तो मेरे ख्याल से आप ये पढ़ लीजिएगा। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, तो मैं उसे क्लेरिफाई कर दूंगा। तो ये था हमारा एंड पार्ट ग्रुप 16, 17 एंड 18 एलिमेंट का। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे जितना हो सके उतना ज़्यादा, और बेल आइकन को भी प्रेस करने के लिए बोलेंगे ताकि जब भी हमारी वीडियो आए उन्हें नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।